नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। देखिए, मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। सर्दी तो बिहार में भी और सर्दी दिल्ली में भी, सितम जारी है। लेकिन राजनीतिक सितम भी कम नहीं है और अब तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? एनडीए की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अमित शाह ने भी कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन जो एनडीए के बीजेपी के पुराने सहयोगी दल हैं और जो नीतीश कुमार से अलग होकर गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तो दुश्मन नंबर वन है नीतीश कुमार के। 2020 के चुनाव में उन्होंने एक ऐसी बैटिंग की, सभी ने देखा। तो देखिए, इनके भीतर भी अजीत जी बेचैनी बढ़ने लगी कि बीजेपी जिसे फैसला करना है, सीटें देनी है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बीजेपी फैसला कर नहीं रही है। बीजेपी ने यह तो सोच ही रखा होगा कि उसे बिहार की 40 सीटों में से कौन-कौन सीटें लड़नी है या कितनी सीटों पर लड़ना है। लेकिन हमें मतलब चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और उधर पशुपति पारस को कहां कितनी सीटों पर तैयारी करनी है, इसका कोई संदेशा नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार की चर्चा हो जाती है, ये सभी परेशान हो जाते हैं। कल हमने देखा और सुना कि डिनर डिप्लोमेसी हुई। रात में चिराग पासवान के घर पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जुटे। बातचीत हुई। जब तीन दिग्गज जुटते हैं और चुनावी मौसम में, तो बात तो पॉलिटिकल ही होती है। बेचैनी, लोग कह रहे हैं जो अंदर खाने की खबर रखते हैं कि बेचैनी थी। ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? हमसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीधे नीतीश कुमार को ले आए और हम जो वहां जुटे थे, वे तो नीतीश के विरोधी हैं। फिर कहा जाए नीतीश कुमार आ गए हैं, अब तो सीटें ही नहीं बचती है, इसलिए इतने इतने पर आप एडजस्ट हो जाइए। तो ये बेचैनी, छोड़िए लालू यादव, तेजस्वी यादव और उधर नीतीश कुमार, बिहार में महागठबंधन सरकार के भविष्य की चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बेचैनी भी बहुत कुछ कह रही है अजीत जी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये बात आपने ठीक कही कि बेचैनी बहुत है उन लोगों के भीतर, होगी बेचैनी। देखिए, जी। आप अगर थोड़ा बारीकी से देखें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को, तो आप हम्म। देखिए कि अचानक पिछले करीब 1 महीने से बीजेपी की सारी गतिविधियां बहुत शांत हो गई हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जी। एक्टिविटी बीजेपी में नहीं हो रही है। हम्म। अपने बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए है चुनावी वर्ष में जब 2 महीने के बाद चुनाव होना है। जी। अब तो 1 डेढ़ महीने में चुनाव की घोषणा होनी है और उसके बाद पहले चरण हम्म। का नॉमिनेशन और वो सब शुरू हो जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में तो पहले चरण का मतदान होगा। तो जब जी। इतना नज़दीक है हम्म। चुनाव, तो उस लिहाज से जो गतिविधियाँ होनी चाहिए हैं, वो नहीं चल रही हैं। हम्म। और ये पर्याप्त है, ये संकेत अपने आप में पर्याप्त है बीजेपी के भी प्रदेश नेताओं को बेचैन करने के लिए और बीजेपी के जो सहयोगी हैं, उनको भी बेचैन करने के लिए। जी। कि जो बीजेपी जैसी पार्टी जिसको इतनी अभी बहुत जल्दी अपने कैंडिडेट अनाउंस करने हैं, वो बहुत अर्ली चुनाव अभियान शुरू कर देती है पार्टी। प्रधानमंत्री हम्म। नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं राज्यों में। एक के जी। बाद एक दौरे, आप जनवरी का महीना देखिए कितने राज्यों के दौरे कर चुके हो। दक्षिण के हम्म। लगभग सारे राज्य हो गए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप जैसा स्टेट हो गया, छोटा केंद्र शासित प्रदेश, महाराष्ट्र हो आए, गुजरात हो आए, तो वो राज्यों के दौरे कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और हम्म। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बिहार उसमें कहीं फिगर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो जी, खैर इतना बिल्कुल। बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हम्म। बिहार उसमें फिगर नहीं हो रहा है। तो ये पर्याप्त है, ये इसका मतलब है कि अभी बीजेपी बिहार को लेकर के अपना पॉलिटिकल रुख स्पष्ट नहीं कर पाई है, खुद ही तय नहीं कर पाई है। जब बीजेपी जी। तय नहीं कर पाई है, तो जो उसके सहयोगी हैं, उनके बारे में हम्म। क्या फैसला करे बीजेपी? अब ये नेता हम्म। लोग जाते होंगे, कहते होंगे तो अमित शाह, जेपी नड्डा मिल भी लेते होंगे, लेकिन मिल के जी। अभी क्या करें? यही कहा जाता होगा कि आप अपना काम करिए, जमीन पर तैयारी करिए और जब होगा, जब समय आएगा तो हम लोग घोषणा कर देंगे। इसी तरह की हम्म। बातें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी सहयोगियों को लेकर के हो रही है। वहाँ भी सहयोगी रेस्टलेस हो रहे हैं, वो भी बेचैन हो रहे हैं। और हमने पहले भी एक बार हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश का मामला भी बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक बिहार का डिसीजन नहीं होगा, तब तक उत्तर जी। प्रदेश का डिसीजन भी बीजेपी टाले रहेगी। हम्म। तो झारखंड का भी मामला टला ही रहेगा।
चूंकि बिहार हम्म, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, सेंटर में है, पूरे उत्तर भारत की हिंदी प्रदेश की राजनीति में। तो बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि पहले दही चूड़ा के लिए सब लोग जुटे, उस दही चूड़ा जी के वहां उस चिराग पासवान ने, और ये जो हमने देखा अपने लाइव सीरीज पर ही देखा कि वो कह रहे थे संतोष सुमन की दही चूड़ा पर हम लोग बैठे, और वहां फिर चिराग हम्म, पासवान ने आग्रह किया तो हम लोग वो उनके घर पे सब लोग गए, जब दिल्ली जा रहे थे तो लोग तो मुलाकात हुई जी सबके घर। हम्म, तो ये एक के बाद एक दो घटना, जब वो दही चूड़ा पर भी मिले होंगे तो उन लोगों ने मौसम की बात तो की नहीं होगी, वहां भी हम्म, निश्चित रूप से राजनीति की बात हुई, फिर अगले जब वो लोग रात में जुटे तो राजनीति की बात हुई। अब इन पार्टियों में देखिए, इसमें भी आप दो हिस्से कर सकते हैं इन पार्टियों में। कुछ तो नेता ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं, जी उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहे, पहले रहे फिर वापस गए, फिर आए, जीतन राम हम्म, मांझी की भी वही स्थिति है, आते जाते रहे। एक दूसरे जी नेता जो अभी नहीं है उसमें, चिराग वो जो मुकेश सहनी है, वो भी पहले रहे नहीं फिर अलग हुए। अस्थाई सहयोगी जो है वो चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी जो हम्म, है वो अस्थाई सहयोगी है। जब वो अलग लड़ रहे जी थे, एनडीए से अलग होकर के भी, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो तब भी वो एनडीए से बाहर ऐसा नहीं हो गया था कि हो गए थे, बीजेपी से बाहर नहीं गए थे वो हाँ आरजेडी बीजेपी और के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, कुछ एक सीटों बीजेपी को के खिलाफ नहीं छोड़कर। लड़ रहे थे, वो जेडीयू और जी कांग्रेस के खिलाफ तो लड़ रहे थे, लेकिन हम्म, आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, आरजेडी जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे थे, सॉरी हम बार बार हम्म, उसमें वो कहने जी में, जेडीयू और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन हम्म, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। जी तो ये एक जो है, आरजेडी के खिलाफ भी उनके कैंडिडेट एक आध जगह होंगे, वो हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन बीजेपी के हम्म। खिलाफ कहीं उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। तो इसका नहीं एक मतलब दो सीटों पर सांकेतिक तौर पर, एक दो सीटों पर वही सांकेतिक वही तौर वही पर। सांकेतिक तौर पर तो जी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं गए थे। जी तो इसका मतलब वो अस्थाई सहयोगी हैं। जब से हम्म, साथ आए, 2014 में जब उनके पिताजी आए और उन्होंने तालमेल किया, उसके बाद से ये 10 साल से वो लगातार साथ में हैं वो। हनुमान बताते हैं अपने को नरेंद्र मोदी का। लेकिन जब सब लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार सरकार में थे, तो उनको खुश करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? जब जी पार्टी टूटी तो बीजेपी ने साथ नहीं दिया चिराग पासवान का। हम्म, जबकि वो हनुमान थे और भरोसेमंद सहयोगी हैं, ऑल वेदर फ्रेंड हैं, हम्म, इसके बावजूद बीजेपी ने साथ नहीं दिया। उनके चाचा हम्म, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हुए, और यहाँ दिल्ली में वो बंगला भी खाली करा लिया गया, जो बंगला कांग्रेस पार्टी ने नहीं खाली कराया था। जी रामविलास पासवान 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी वो बंगला उनके पास रहने दिया था, उस समय कांग्रेस हम्म, पार्टी। वो बंगला चिराग पासवान को खाली करना पड़ा था। तो चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार की क्या इंपॉर्टेंस है, और नीतीश कुमार से उन्होंने जिस तरह का पंगा लिया हुआ है, उसमें उनको ये लग रहा होगा, अब पता नहीं होगा क्या, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सही उनको बात है। निश्चित रूप से ये आशंका होगी कि अगर नीतीश कुमार आते हैं एनडीए में, तो वो परेशान करेंगे चिराग पासवान को। जी बाकी लोगों को वो आशंका नहीं होगी। उपेंद्र हम्म, कुशवाहा को वो आशंका नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि 1 या 2 सीटें मिलनी है, वो गठबंधन में नीतीश कुमार आए या ना आए। उसी तरह से जीतन राम मांझी को भी पता है कि 1 सीट मिलनी है, नीतीश कुमार आए चाहे नहीं आए। चिराग पासवान का मामला बहुत टिपिकल है और बहुत क्रिटिकल, वो अपने को समझ रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि 2 जी मिसाल हमने अभी जो दी कि उनकी पार्टी टूटी तो चिराग पासवान के चाचा मंत्री हुए और इनको हम्म, बंगला खाली करना पड़ा। ये दोनों चीजें जो है वो उनके दिमाग में घूम रही होंगी, उनको हॉन्ट कर रही होंगी कि उतना बड़ा बंगला जनपद का छोड़ करके, सोनिया गांधी के पड़ोसी थे, सोनिया गांधी पैदल आ जाती थी। एक बार घर में हाँ कुछ आग बिल्कुल लग गई थी तो सोनिया गांधी पैदल आ गई थी जी रामविलास जी से मिलने। अब इनको नॉर्थ एवेन्यू में जाकर के रहना पड़ रहा है, जहां पहली बार दूसरी बार के एमपी लोग रहते हैं। तो जी वो चीजें तो उनके दिमाग में होंगी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ हम्म, था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इनको कोई तरजीह दे, इनको इनकी तरफ तवज्जो रहे बीजेपी की। तो हम्म, वो आशंकित होंगे, तभी वो पहल कर रहे हैं, उन्हीं की पहल पर ये बैठक हुई है। तो वो जी समझना चाह रहे होंगे एक कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार के आने को लेकर के। तो जो उसके मीटिंग के बाद की जो बातचीत है, जो बाइट्स हैं, जो टिप्पणी है, उससे तो लग रहा है कि ये दोनों ज्यादा चिंता में नहीं है नीतीश कुमार को लेकर के। चिंता इस बात को लेकर के है कि सीट तय नहीं हो रही है, तो अभी कैसे कैंपेन शुरू करें, किस तरह से अपना जमीनी अभियान शुरू करें, संगठन बनाना सही होगा। आप जाकर के चुनाव जी लड़ेंगे, अभी दोनों में से कोई एमपी तो है नहीं कि लगातार जमीन पर आपने हम्म, काम किया है। जी उस जो भी सीट मिलेगी उस सीट पर तो जाके काम करना होगा, 6 विधानसभा सीटों पर काम करना होगा आपको। तो वो ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि सीट आइडेंटिफाई हो जाए, हमको बता दिया जाए तो हम वहां काम करें। ये जो
अभी डालिमा है कि यहाँ मिलेगा, यहाँ कहाँ कहाँ की सीट मिलेगी, उसको लेकर के ये लोग चिंतित होंगे। अलायंस को लेकर के इनको ज्यादा चिंता नहीं होगी, अपने भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं होगी। क्योंकि आप जी सोचिए, नीतीश कुमार को पता है कि उनको वो कोयरी कुर्मी लॉ-कुश का समीकरण उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उपेंद्र जी कुशवाहा के साथ भी वो बहुत इल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और महादलित का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इल ट्रीट नहीं कर सकते हैं उसको, ये उनका कोर वोट है। जी दलित और महादलित जिस दिन उन्होंने बांटा था, उसी दिन उन्होंने ये एक तरह से कह दिया था कि रामविलास पासवान का जो वोटर है उसके साथ हमारी दूरी है। तो हम्म वो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं चिराग पासवान के साथ। तो ये चिराग पासवान की चिंता होगी। ये जो 3 अभी जो सहयोगी हैं, उन सहयोगियों में सबसे ज्यादा चिंता अगर होगी तो चिराग पासवान को होगी। उनकी चिंता कैसे? उनकी चिंता सिर्फ इस बात से नहीं होगी कि उन्होंने नीतीश कुमार को एंटागोनाइज किया है या नीतीश कुमार को हॉस्टाइल किया है। इसलिए जी भी होगी क्योंकि उनकी पार्टी टूटी हुई है, 2 हिस्सों में बटी हम्म हुई है पार्टी। और भले उसका मेजर चंक वोटर की सहानुभूति भले चिराग पासवान के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशुपति पारस कहीं दूसरी जगह के आदमी है। वो भी हम्म रामविलास पासवान के सगे भाई हैं। तो उनके प्रति भी मतदाताओं का एक रुझान होगा जो नहीं उनके अजीत जी, देखिए जब आप पशुपति पारस की चर्चा किए, देखिए संतोष सुमन मतलब जीतन मांझी के बेटे की बात भी आपने की है। संतोष सुमन ने साफ तौर पर कहा कि यदि बीजेपी नीतीश कुमार को लाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो आपने महादलित वाली बात कही वह तो स्पष्टता के साथ है। देखिए अब चिराग पासवान की दोहरी लड़ाई है। नीतीश कुमार ना आए, नीतीश कुमार आए तब भी हमारी सीटें सही तरीके से मिले। और जो एक और लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, घर की लड़ाई है पशुपति पारस के साथ। क्योंकि चिराग पासवान पशुपति पारस को खत्म करना चाहते हैं और पशुपति पारस चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं। बड़ी लड़ाई हाजीपुर की है। देखिए चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने वहां संकल्प आशीर्वाद एक बड़ा समारोह किया, जहां चिराग की माताजी भी गई और कहा गया कि आशीर्वाद दे दीजिए। तो अभी हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस हैं। तो बीजेपी ने इस कदर उलझा रखा है, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ करने के लिए किस तरीके से प्रयास करती है। यहां बेचैन कर दिया है। रामविलास पासवान को 2014 में कैसे साथ लाया गया था, यूपीए से एनडीए में कैसे आए थे, इसके गवाह तो आप खुद रहे हैं। वो कहानी ताजमान सिंह की कहानी और फिर चूड़ा दही के दिन की कहानी। देखिए तब भी चूड़ा दही के दिन की कहानी थी और जी। कल चूड़ा दही के मौके पर ही ये लोग जुटे थे। तो चिराग पासवान दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी, भाई ठीक है उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ेंगे। सुपौल उपेंद्र कुशवाहा की नजरों में है। एक आईआरएस पदाधिकारी जिनके पास सब कुछ है, संसाधन है, पहचान कम है क्षेत्र में, लोग जानते कम है, लेकिन उन्होंने बीआरएस लेकर आईआरएस की नौकरी छोड़ दी, सुपौल में तैयारी करा रहे हैं। और आज बीजेपी वालों ने सुपौल के पूर्व सांसद, अति पिछड़ी जमात के हैं विश्व मोहन कुमार, उन्हें शामिल करा लिया, पूर्व सांसद हैं। तो ये बेचैनी, ये सारी बेचैनी जो है कि बीजेपी अपनी तैयारी तो कर रही है, लेकिन सहयोगी दलों को तैयारी करने ही नहीं दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी हाजीपुर में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि पशुपति पारस का क्या होगा। तो हाजीपुर में अधिक तैयारी करें कि जमुई में अधिक तैयारी करें, पशुपति पारस कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां जिस तरीके से बीजेपी ने उलझा रखा है, बहुत ही कठिन डगर है। देखिए, वो बीजेपी की स्ट्रेटजी पर हम अभी अब 2 मिनट में आपको उसके बारे में भी जो बताते हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी ने कुछ डिसीजन किए हैं, जी इसके पहले चिराग पासवान की जो आपने कही ना दोहरी लड़ाई है, वो बड़ी गंभीर लड़ाई है उनकी। परिवार के जी भीतर की भी लड़ाई है, वोट की भी लड़ाई है। वो उत्तराधिकारी वो हैं रामविलास पासवान के, वो इसी चुनाव में साबित होना है। अगर हम्म ये इस चुनाव में साबित नहीं हुआ कि वो और वोट बटा अगर, तो फिर आगे जो उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो दूर से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को, कि जो बिहार जी में एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही थी, जैसे एक एक हम्म त्रिमूर्ति थी कि लालू हम्म यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, एक त्रिमूर्ति जो जी थी नेताओं की, उस तरह की एक नई त्रिमूर्ति बिहार में बन रही है। तेजस्वी हम्म यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। लेकिन जी अब ये इस चुनाव में साबित होगा। उत्तराधिकार तेजस्वी यादव का तो साबित हो गया है, बाकी दोनों हम्म नेताओं का इस चुनाव में साबित होगा कि आप कितना वोट अपने समाज का, अपनी जाति का अपने चेहरे पर ले सकते हैं। तो चिराग जी पासवान को अपने भविष्य को भी ध्यान में रख के इस चुनाव में राजनीति करनी है।
परिवार में कुछ ऐसा मैसेज न जाए कि ऐसा झगड़ा हो गया परिवार में, अगर एक तो भाई भी हैं चचेरे, रामचंद्र पासवान जी के भी बेटे उधर पशुपति पारस के साथ हैं, तो जी अगर एक चचेरे भाई और एक चाचा दोनों एक तरफ हैं, तो कुछ ना कुछ लीगेसी तो उनके साथ भी होगी। तो पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी पैचअप करा देगी चाचा भतीजे का, फिर सबका मिलन हो जाएगा और सब एक 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 एक, एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जी उसके लिए भी अब देर होती जा रही है। फिर हाँ, बीजेपी कोई कोशिश करती दिखाई नहीं पड़ रही कोई है। कोशिश नहीं कर रही, बीजेपी कोई कोशिश नहीं कर हाँ रही है। वही तो जी सबसे ज्यादा हैरान करने की बात है कि बीजेपी कुछ हम्म, नहीं कर रही है। उसने एक तरह से छोड़ा हम्म, हुआ है, जो एक बड़ा संकेत इस बात का होता है कि वो फिर एक बड़ा एलआई साथ ले आने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार हाँ, आ न जाए तो फिर पशुपति पारस को रोक रही है और न चिराग अन्य पासवान उनको को रोक रही हाँ, है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। और अगर जी चाहे बीजेपी को तो एक दिन अमित शाह बुला करके और समझा दे तो फिर सब चीजें बंद हो जाए 2 मिनट में। हम्म, जी लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, फिर इस सब की जरूरत ही नहीं रहेगी छोटी छोटी चीजों की। ये भी हम्म, एक सोच हो सकती है, इस वजह से बीजेपी अभी सब तमाशा देख रही है। तो जी एक लड़ाई नीति, एक चिराग पासवान की ये भी लड़ाई है। सीट 4 हम्म, अभी 5 एमपी उधर चले गए थे, उसमें से कुछ तो इनके साथ आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो तो दावा करेंगे चिराग पासवान के चाचा भी कि हमको भी सीटें चाहिए। हम्म, और ये भी सूचना है कि चिराग पासवान भी लड़ना चाह रहे हैं और अपनी मां को भी वो संसद में भेजना चाह रहे हैं। तो जी अगर सीट बंटवारे में फिर एक राज्यसभा की सीट भी आ सकती है कि हमको पहली बार में एक राज्यसभा सीट मिली थी पिताजी वाली, वो सीट भी दीजिए, तो हम्म, वो उनको उनको सबसे ज्यादा चिंता है। जो हमने कहा पहले भी कि उनकी चिंता बाकी दोनों सहयोगियों से बहुत बड़ी है। उनको कई चीजें हम्म, निपटानी है और अभी वो काफी उधेड़-बुन में होंगे, चूंकि उनका सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम है। कम से कम एक-एक सीटें तो जीतन राम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की तय हैं कि हमको ये सीट मिलेगी और हमको ये सीट मिलेगी। आप जीतन अगर राम मांझी जेडीयू एक सीट के लिए तैयार कहाँ है? एक सीट तो ये देख, एक सीट तो उन्हें नीतीश कुमार भी दे रहे थे, नहीं लेकिन हम इधर कहेंगे। एक और खबर ने इनकी बेचैनी बढ़ा रखी है। कई हुँ, कई जगहों पर ये बातें हो रही हैं कि बीजेपी बहुत सारी छोटी पार्टियों का मर्जर चाहती है। जैसा नीतीश कुमार जिस बात पर बिदके थे जीतन राम मांझी, तो ये बात भी चल रही है और जीतन राम मांझी को एक सीट गया देने के लिए नीतीश कुमार भी तैयार थे, लालू यादव भी तैयार थे, लेकिन अब ये तैयार है नहीं। तो तैयार नहीं हुए थे तब, और एक सीट नहीं हुई, दूसरी सीट भी चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आ गए तो सीटों का अकाल तो ऐसे ही पड़ जाता है। और यदि अकेले लड़े, जीतन राम मांझी अपने बेटे को लड़ाए, जो राज्यसभा की बात करें, मैं राज्यसभा के उम्मीदवारों की इतनी लंबी लिस्ट बिहार में देखता हूं, पूछिए मत। जीतन राम मांझी, किसके किसके नाम लूं कि सब लोग। अच्छा, एक राज्यसभा की सीट की बात हो गई है, जितने बीजेपी के उम्मीदवार बेटिकट हो रहे हैं उन्हें भी इसी बात की उम्मीद है, हाँ कि नहीं, राज्यसभा ही। देखिए, मुकेश सहनी भी अपनी शर्तों में एक राज्यसभा की सीट जोड़े हुए हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं कहाँ इतनी। 2 सीटें होंगी, बीजेपी को 2 सीट मिलेगी इस बार। 1 सीट जी सुशील मोदी जी की सीट खाली हो रही है और 1 अतिरिक्त हम्म, सीट मिलेगी बीजेपी को, 2 ही सीटें हैं। बिल्कुल जी तो हम्म, वो ये जो हमने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि 1 ही सीट मिलेगी, लेकिन कम से हम्म, कम 1-1 सीटें तय हैं कि 1 सीट हाँ जी, गया और काराकाट 1-1 तय है, सीटें गया तय और है, काराकाट। काराकाट और गया तय है, 1-1 सीट दोनों की। आप संयोग देखिए, इसको दुर्योग कहिए, चिराग पासवान के लिए एक भी सीट तय नहीं है। हाजीपुर जी सीट पर उनके चाचा हैं जो छोड़ करके राजी नहीं है, और जमुई हम्म, सीट पर जदयू के एक बड़े नेता की नजर है कि अगर अलायंस होता है तो वो सीट हम लेंगे। तो हाँ तो इनकी तो दोनों सीटें खतरे में हैं। हम्म, हो सकता है कि न छीनी जाए, सीट इनके हाथ में रह जाए, लेकिन अभी तो दिमाग में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये बात होगी कि अगर नीतीश जी कुमार बिल्कुल आते हैं, तो उनके एक बड़े हम्म, नेता अगर जमुई सीट माँगेंगे तो कैसे उसको छुड़ाएँगे हम? उसके बदले में क्या हम्म, सीट मिलेगी? और चाचा की सीट कैसे खाली होगी? चाचा को उसके बदले में क्या देंगे? तो जी उनकी चिंता, इन दोनों की चिंता से बहुत बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा और हम्म, जीतन राम मांझी से बहुत बड़ी चिंता है चिराग पासवान की। हम्म, एक तो उनको बहुत सोच समझ के आगे अपना डिसीजन लेना होगा। वो भी कहीं ऐसा ना हो, ये भी कई जगह ये खबर भी चल रही है कि वो अगर नीतीश कुमार आए तो वो छोड़ देंगे। तो ये उसी जी तरह की आत्मघाती चीज़ होगी जिस तरह का आत्मघात नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि अकेले लड़ जाएँगे। ये जी किसी के बिल्कुल लिए कोई अभी जो स्थिति है पूरे देश में, ज्ञानेश्वर जी, इतना हम्म, आमने-सामने का चुनाव होना है, इतना हम्म, ध्रुवीकरण वाला चुनाव होना है कि बीजेपी अलायंस वर्सेस कांग्रेस अलायंस से जो भी बाहर होगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2 ही जी अलायंस होंगे। बिहार में हम्म, महागठबंधन वर्सेस एनडीए का चुनाव होगा, उससे बाहर जो भी रहेगा उसको 0 सीटें मिलेंगी, चाहे वो नीतीश हम्म, कुमार क्यों ना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है।
जो जी। जो अलायंस से अलग लड़ेगा उसकी कोई कोई संभावना नहीं। अब हम्म। बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए, बीजेपी की एक बैठक हुई है 3 दिन पहले दिल्ली में, और उसमें हम्म। 300 नेता आए थे, 300 पूरे प्रदेश से। सोचे कि संघ से लेकर के बीजेपी से लेकर के 300 नेता थे, 300 पदाधिकारी थे। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने उस बैठक को संबोधित किया और लंबी बैठक हुई। उसमें बजाबता एक कमेटी बनाई गई है, एक ऑथोराइज किया गया है कुछ लोगों को जी। कि आप दूसरी हम्म। पार्टी के नेताओं से संपर्क करें और उनको हम्म। ले आए बीजेपी में। और सिर्फ नेताओं को नहीं, ऐसे प्रभावशाली लोग समाज के जो राजनीति से बाहर हैं, समाज के लिए अच्छा काम हम्म। कर रहे हैं और वो राष्ट्रवाद के अभियान में जुड़ना चाह रहे हैं। ये नहीं कि बीजेपी की राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए, जी। बीजेपी ने कितनी होशियारी से सिनोनिम्स बना दिया, पर्यायवाची बना दिया कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी। हम्म। अगर समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं और राष्ट्रवाद के अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो उनको बीजेपी में जोड़िए। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद विनोद तावड़े हैं। तावड़े, वो भी उसमें हम्म। हैं। तो इन लोगों को बजाबता जी। ऑथराइज किया गया है कि आप दूसरी पार्टियों से बात करिए, हम्म। दूसरे नेताओं से बात करिए, उनको अपनी पार्टी में ले आइए। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मिलिंद देवड़ा का ऑपरेशन हुआ, कि मिलिंद जी, देवड़ा बिल्कुल देखा। जिस दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव लड़के 2 बार से हार रहे हैं, वो सीट हम्म। जानी है शिवसेना को, एकनाथ शिंदे को जानी है। चूँकि मुंबई शहर में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, मुंबई महानगर में, वहाँ शिवसेना का हम्म। वर्चस्व है एक तरह से, तो शिवसेना की लड़ाई होती है। 2 बार शिवसेना ने ही हराया था मिलिंद देवड़ा को। तो अब जी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को वो सीट जाएगी, तो मिलिंद देवड़ा को उसमें शामिल कराया गया। मजबूत एक हम्म। बड़ा गुजराती चेहरा, जो मुंबई के गुजराती वोटर्स पर एक बड़ा असर रखने वाले मिलिंद देवड़ा, उनको एकनाथ शिंदे में शामिल करा दिया गया। तो बीजेपी हम्म। ऐसा पूरे देश में करेगी। कहीं समीकरण में फिट जी। बैठ रहे हैं तो आप बीजेपी में आ जाइए, समीकरण में बीजेपी के नहीं आ रहे हैं तो सहयोगी पार्टी में चले जाइए। फिर हम्म। सहयोगी पार्टी को वो सीट दे देगी बीजेपी। तो बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर ये काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार अछूता होगा। बिहार में भी इंडिविजुअल बात हो रही होगी नेताओं से, और एक पार्टी के स्तर पर जो इंस्टीट्यूशनल बातचीत होती है, वो भी बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार हाँ, के लिए बिल्कुल भी बिल्कुल। नीतीश कुमार के लिए भी ओपन रखा गया है, और नीतीश कुमार की हम्म। पार्टी के जो नेता इंडिविजुअल भी आना चाहे उनके लिए भी ओपन रखा गया है। कांग्रेस का जो हम्म। नेता आना चाहे उसके लिए भी ओपन है, किसी भी पार्टी का नेता आना चाहे। ये संभवतः पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने इंस्टीट्यूशनल तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हम्म। से पहले दूसरे दलों में नेता खोज रही है। बीजेपी के पास अपने नेताओं की कमी नहीं है। उस जी। अप दूसरी पार्टी से नेता ले आने का मतलब अपने को मजबूत करना नहीं है। अपने को हम्म। मजबूत करने से ज़्यादा इसका मतलब है दूसरे को कमज़ोर करना। आप जिससे बिल्कुल बड़ा नेता बिल्कुल। छोड़ेंगे वो कमज़ोर होगा। बीजेपी की कितनी हम्म। ताकत बढ़ेगी वो अलग है। मिलिंद देवड़ा के आने से बीजेपी की ताकत बहुत क्या बढ़ेगी मुंबई में। लेकिन कांग्रेस कमज़ोर हुई है। एक बढ़िया संसाधन का इंतजाम करने वाला बड़ा नेता, तो वो काम बीजेपी कर रही है। तो इस वजह से भी तमाम सहयोगी पार्टी, चाहे बीजेपी के सहयोगी हों या दूसरी पार्टी के सहयोगी, दूसरी पार्टी के नेता हों, उनमें बेचैनी बढ़ी है जी। कि बीजेपी पता नहीं किसको तोड़ ले। आजकल तो कोई दिक्कत, बीजेपी के पास तो बहुत सारी सीटें हैं राज्यसभा की, उसकी 29 सीटें खाली हो रही हैं और 33-34 सीटें मिलेंगी उसको। 3-4 सीटें ज़्यादा मिलने जी। वाली हैं इस बार चुनाव में। हम्म। बिहार में ही 1 सीट हम्म। ज़्यादा मिलने वाली है, और वो किसी की टिकट काट के किसी को भी दे सकती है। वहाँ तो बिल्कुल। कोई बोलने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जिसकी कट जाएगी सीट वो कुछ बगावत करेगा, आंदोलन करेगा। तो इसलिए बीजेपी की तरफ लोगों का बड़ा रुझान होगा। कौन पार्टी, कौन नेता बिहार में किससे बात कर रही है, बीजेपी किसको लेकर के चली जाएगी और कौन सी सीट ऑफर कर देगी, ये तो कम चिंता बढ़ाने वाली बात है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी के लिए। तो जी। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बनाए हुए है, अपना काम कर रही है, हम्म। उसकी अपना काम कर रही है, और जो सहयोगी हैं उनको एकदम अंधेरे में रखा हुआ है पार्टी ने, कि आपको क्या, कितनी हाँ। सीटें देंगे, क्या देंगे, आप कब से कैंपेन अपना शुरू करिए, ये बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। और नीतीश नहीं, कुमार के आपने सही मामले में कहा। जी। जी, जी। आपने सही कहा कि देखिए एक-एक क्षेत्र में वो लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैंने बताया कि देखिए जहाँ सुपौल में उपेंद्र कुशवाहा तैयारी कर रहे थे, वहाँ विश्वमोहन कुमार को ले आया गया। अब देखिए कल बीजेपी में बांका के कौशल सिंह शामिल हो रहे हैं। बड़े खंबे हैं राजपूत के, और इस बात के लिए पॉपुलर हैं कि हर साल सामूहिक शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की, टूर्नामेंट कराते रहते हैं। तो एक-एक क्षेत्र पर माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है। और एक बात और नोट करने की है, जो रामलला विराजने वाले हैं, मूर्ति तो पहुंच ही गई है, कि कल जिस प्रकार से लालू यादव ने सीधे कह दिया था नहीं जाएंगे, आज हमने देखा। देखिए नीतीश कुमार को न्योता मिला है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश है। नीतीश कुमार इस तरीके का जवाब देंगे भी नहीं। लेकिन आज अशोक चौधरी, जो पीएस ग्रुप है उसके बहुत ही खास सदस्य हैं, मंत्री हैं, आज वे राम नाम की धुन जपते हुए
वीडियो पर दिखाई पड़े। तो आरजेडी सुप्रीमो ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दूत भी माने जाते हैं, तो आज तो मंत्र जपते दिखाई पड़ गए अजीत जी। तो यह संदेशा भी तो है ना कि आप बिल्कुल, भजो ना बिल्कुल। भजो, हम तो भजेंगे। हाँ, भजेंगे और हम जाएँगे। उन्होंने कहा, पूछा कि भई आप जाएँगे? तो उन्होंने कहा कि एक बार गए हैं जी। इसका जी। मतलब कि हम तो जाते रहते हैं और हम चले जाएँगे, हम्म। हमको कोई ऐसी बात नहीं है। और हम्म। उन्होंने राम का भी गुण गाया और भजन शिव का भी गाया, वो शिव भक्त हैं। जी। उन्होंने भगवान हम्म। शंकर का की भी आराधना की उन आपके माइक पर, आपके कैमरे पर। हम्म। जी। लेकिन साथ में उन्होंने महँगाई की भी बात कही हाँ, कि बेरोजगारी भूखे की बात पेट, बताइए। हाँ, उन्होंने कहा कि भूखे पेट न भजन न होए गोपाला, और गोपाल। कि हम्म। पेट भरा रहे। तो उनके कहने का मतलब है कि अगर अभी 50,000 आ रहे हैं तो बाद में 5 लाख आएँगे पेट भरा रहे तो। वो कोई शिकायत बहुत हम्म। नहीं कर रहे थे, वो बड़ी आलोचना नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि महँगाई, बेरोज़गारी पर भी ध्यान दीजिए। तो ये भी एक जी। पोज़िशनिंग है और हम्म। एकदम प्लान के तहत किया है। हमने देखा कि लखीसराय में कहीं ललन सिंह ने भी कहा है कि सरकार का हम्म। काम मंदिर बनवाना थोड़े होता है, सरकार का काम तो शासन चलाना, सरकार का काम करना होता है। तो एक जी। तरह की ये पोज़िशनिंग है कि जेडीयू हम्म। ये नहीं कह रही है कि हमने सरेंडर किया हुआ है। जो हम आप चर्चा हम्म। कर रहे हैं या दूसरी जगह जो चर्चा हो रही है, उन चर्चाओं को तो देख रहे हैं बीजेपी वाले भी और जेडीयू वाले भी। तो हम्म। वो ये मैसेज नहीं जाने देना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, हम कॉन्टैक्ट में हैं या हम सरेंडर किए हुए हैं और हमको जाना ही है उस तरफ। ये मैसेज नहीं, ये पोज़िशनिंग हो रही है। और जब आप जी। बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको अपना स्टैंड हार्डन करना होता है, आपको सख्त करना होता है, हम्म। अपना रुख बताना होता है कि दूसरी तरफ ये मैसेज जाए कि हो सकता है कि नहीं भी आए हमारे साथ। तो वो मैसेजिंग है। जो उन्होंने कहा, जी। महँगाई, बेरोज़गारी की बात कही, तो वो एक पोज़िशनिंग है जो जेडीयू अपनी कर रही है कि जनता को तो जवाब देना होगा ना, जनता को तो जो जो हाँ, बिल्कुल। मतदाता है, उसको थोड़े आप खाली मंदिर के नाम पर वोट ले सकते हैं। उसको जी। तो बताना होगा। और बिहार में लोग अभी नरेंद्र मोदी से तो सवाल पूछेंगे नहीं। ज़्यादा सवाल तो पूछा हम्म। जाएगा जेडीयू से, जिसकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं। तो हम्म। एक पोजीशनिंग ये लेनी है, एक पोजीशन ये लेना है कि भाई बीजेपी को भी कुछ क्रिटिसाइज करिए, ताकि बीजेपी को ये ना लगे, बीजेपी टेकन फॉर गारंटेड ना ले। ये ना माने कि जी। अब जेडीयू तो आई हमारी पॉकेट में है जेडीयू। इसलिए हम्म। 2 बड़े नेताओं ने ऐसा स्टैंड लिया, ऐसा बयान दिया जिससे लगे कि हाँ, ये बीजेपी के भी विरोधी हैं। लेकिन वो विरोध नहीं है, वो पोजीशनिंग है, वो अपनी पोजीशन हार्डन कर रहे हैं ताकि बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें। और जी। जो मंदिर का मामला है, अयोध्या का मामला है, उस भावना को समझने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ धर्म का मामला नहीं है, वो संस्कृति का मामला है। और हम्म। उस संस्कृति के उस बात को नीतीश कुमार बहुत कायदे से समझ रहे हैं, तभी इन लोगों ने, आप देखिए, जनकपुर धाम और सीतामढ़ी को लेकर के बिहार सरकार ने जो परियोजनाएँ चलाई। आज अशोक चौधरी जी, ने बिल्कुल। उसका भी ध्यान, उसकी तरफ भी ध्यान दिया कि सीता के बिना राम का क्या मतलब है? जय हम्म। श्री राम उन्होंने कहा कि उग्र हिंदुत्व है और हम लोग जी। जय सिया राम कहते हैं। तो ये तो जय हम्म। सिया राम कहा ही जाता है, जय सिया राम, जय हाँ, जय जय सिया सिया राम। राम ही कहा जाता है, हाँ, सीताराम। हाँ, और जय जय सिया राम भजन गाते हैं लोग हम लोगों के यहाँ। जी। और सीता तो हम्म। हम वहाँ बिहार की धरती की, बिहार की बेटी हैं। और वो हम्म। फिर उसके लिए, अब अगर अयोध्या के अवध के पुत्र हैं, अवध के नरेश हैं भगवान राम, तो सीता जनकपुर जानकी जो है हमारे बिहार की बेटी हैं। तो उन्होंने एक पोजीशनिंग इस बिल्कुल। पर भी ली है, अशोक हम्म। चौधरी, कि धर्म का मामला आप सिर्फ आप ही के हाथ में नहीं है। जय सिया राम में से सिया हमारे यहाँ है। तो हम्म। उसको हम भी भुना सकते हैं, हम भी उस पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हम भी वहाँ जी। विकास के काम कर सकते हैं और वहाँ मंदिर बनवा सकते हैं, बड़ा हमारी तरफ से भी हो सकता है। ये भी एक पोजीशनिंग, मतलब ये सब सोच समझ के किया जाता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी अनायास नहीं हो जाता है, अपने आप नहीं हो जाता है कि आए कैमरे के सामने तो कुछ भी बोल दिए। तो अशोक चौधरी ने सोच समझ के ये दोनों तीनों बातें कही है, महँगाई, बेरोज़गारी, जय सिया राम, बीजेपी को अटैक करना, निशाना बनाना, क्रिटिसाइज़ करना बीजेपी को, ताकि अगर कभी भी छोड़ना पड़े तो ये रहे कि अरे हम लोग तो छोड़े ही थे हर समय, हम तो ये बयान दिखा सकें कि देखिए हमने तो उस समय भी जी। आलोचना की थी। तो हम्म। वो एक पोजिशनिंग है, वो पोजिशनिंग है, लेकिन उसकी भावना उन्होंने लालू यादव के एकदम कंट्रास्ट में उन्होंने जवाब दिया। इतने प्रेम से उन्होंने जवाब दिया, जो जिस पर हम हम्म। लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि शरद पवार ने जो चिट्ठी लिखी, अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी लिखी, वो देख के, समझ के और मतलब विचार करने की जरूरत है कि राजनीति कैसे होती है। नहीं, अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि 22 तारीख देखिए, के बाद हम जाएंगे वहां। देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि भाई निमंत्रण हाँ। मिला है हमको अकेले जाने का, लेकिन हमारे हाँ। माता-पिता भी बहुत इच्छुक हैं जाने के लिए। तो जी। हम उनको लेकर के जाएँगे 22 तारीख को। तो इस तरह से करना होता है। लेकिन कांग्रेस ने पता हम्म। नहीं कैसे, आप राम मंदिर के निमंत्रण को आपने कह दिया, कोट अनकोट हम कह रहे हैं कि हम ससम्मान अस्वीकार कर रहे हैं। आप अस्वीकार कैसे करते हैं? आप जी। स्वीकार करिए, कहिए कि हम 22 को नहीं आएँगे, हम उसके बाद आएँगे। जो जो हम्म। आज अशोक चौधरी की बात से मिला कि अस्वीकार तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि हम जाएँगे।
वो तो तो ये बोले हम जाते रहते हैं, एक बार जाते गए हैं, हैं। कि एक बार गए हाँ, हैं, तो ये तो एकदम कंट्रास्ट हो गया लालू यादव का। तो जी। लालू यादव ने तो कहा ना हम नहीं जाएँगे। अरे! आप हुँ, इस तरह से कैसे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे हुँ, बहुत अच्छा लगा होगा, मान लीजिए कि उनका एक मुस्लिम मतदाता जो समूह है उसको अच्छा लगा होगा। लेकिन 85% आबादी तो 84% आबादी तो आप समझिए कि हिंदू ही है। सही बात। तो उसको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अंतिम तो सवाल अजीत जी, जी, अंतिम सवाल पर आते हैं। ये ठीक है, ये तो बवंडर है, ये बेचैनी है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं, कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं। आखिर कौन-सा वह दिन होगा जब नीतीश कुमार कैमरे के सामने आएँगे और सारी बातें स्पष्ट कर देंगे? क्योंकि अभी तो वे बस बचकर निकल जाते हैं। सीट शेयरिंग पर 5 सेकंड का बाइट हो रहा है। जब पूछा गया कि क्या एनडीए, तो निकल गए बिना जवाब दिए हुए। तो कब आएँगे नीतीश कुमार कैमरे देखिए, पर? अभी अभी तो देखिए, वो जैसे उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में जाएँगे तो निकल लिए। वैसे ही लालू जी, यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं तो भी निकल लिए। तो जो जी। क्रूशियल सवाल है, जो कोर इश्यू है, जो हुँ, क्रूशियल सवाल है, जो बिहार की जनता चक्कर-घिन्नी की तरह बिहार की जनता का भी दिमाग चकराया हुआ है कि ये लोग करेंगे क्या? जी, तो बिल्कुल। तो वो उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जिस दिन हुँ, उस हुँ। सवाल का जवाब मिल जाएगा, जिस दिन वो सवाल हल हो जाएगा, वो जटिल सवाल, उस दिन नीतीश कुमार सामने आ जाएँगे। अब वो उस सवाल को लेकर के बैठे हुए हैं, वो बहुत उलझा हुआ सवाल है। उसको हुँ, लेकर के हुँ। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति उन्होंने नहीं छोड़ी है। आज भी अशोक चौधरी ने अपनी राजनीति की, कि बीजेपी बिल्कुल। को क्रिटिसाइज़ भी किया, महँगाई और बेरोज़गारी के मसले पर, हिंदुत्व का अपना स्टैंड भी क्लियर किया, धर्म का, उसमें भी कोई उन्होंने लाग-लपेट नहीं रखा, बहुत खुल करके अपनी राय रख दी, अपना पार्टी का स्टैंड रख जी। दिया। तो सब हुँ, पार्टियाँ, लालू यादव ने भी अपनी राजनीति कल कर दी कि भाई हमारा मुस्लिम हुँ। यादव जो 25% वोट इंटैक्ट है, वो हमारा इंटैक्ट रहे वोट, उन्होंने अपनी राजनीति कर दी। दोनों अपनी-अपनी राजनीति कर रहे हैं। साथ जी, मिल जी। के करेंगे या नहीं, ये सवाल नहीं सुलझा है। ये जिस दिन सुलझ जाएगा कि लालू यादव, नीतीश कुमार साथ मिल करके करेंगे या बीजेपी नीतीश हुँ, कुमार साथ मिल के करेंगे, वो सवाल जिस दिन सुलझेगा, उस दिन वो सामने आएँगे, और वो सवाल 22 जनवरी के बाद ही सुलझेगा ज्ञानेश्वर जी, चूँकि 22 22 जनवरी जनवरी के बाद में। कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहती है बीजेपी, चूँकि फिर हुँ, फोकस शिफ्ट होगा वहाँ से, बदल जाएगा। जी। अयोध्या से फोकस शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, तो वो कोई बड़ा डिसीजन, और अब तो शुरू हो गई ना, अब तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ अयोध्या में शुरू हो गया। अब तो गर्भगृह में हुँ, प्रवेश हुआ आज रामलला का। कल मूर्ति जी। को भ्रमण के लिए निकाली गई थी, एक प्रतीकात्मक मूर्ति जो 10 किलो चांदी की बनी हुई मूर्ति है, चूँकि बड़ी जो ओरिजिनल मूर्ति है वो तो 150-200 किलो की है। तो हुँ, पहले हुँ। उसी का नगर भ्रमण होना था, लेकिन उसको फिर आज गर्भगृह में प्रवेश किया, तो वो तो फिर वो शुरू हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई जी। है। पंडित अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा जो जजमान है, वो प्रायश्चित करके सरयू स्नान करके, और वो चल रहा है विधि विधान उसका। तो अभी हुँ, अब हुँ। खुद नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, और ये है कि अगले जी। 3 दिन, मतलब कल ही से हमको लगता है कि कल से वो, कल या परसों से जमीन पर सोएंगे कंबल बिछा करके, जो खबर बताई जा रही है। तो अच्छा, अब ज़मीन पर ऐसी सोएँगे कंबल बिछाकर? 3 दिन तक वो 22 जनवरी के पहले 3 दिन वो जमीन पर सोएंगे कंबल बिछा करके। तो अच्छा। ये चीजें जो, अब तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई पॉलिटिकल गेम करके और इस समय नहीं डाइवर्ट करना चाहेगी अटेंशन मीडिया का, कि कोई जी। दूसरी बात की हुँ, हो। इस समय जो सारी चीजें वो हुँ, लोग हुँ। चाहेंगे कि अयोध्या पर केंद्रित हो। तो 22 जनवरी के बाद ये चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद 1 महीना रह जाएगा चुनाव की घोषणा होने में। तो कोई भी जी। डिसीजन होगा तो लोगों को जनता के बीच जा करके अपना मैसेज बनवाना, काडर का एसिमिलेशन होना, काडर के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना, ये सब चीजों में थोड़ा समय लगता है। तो जी। 22 जनवरी के बाद हमको लगता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ ज़्यादा उससे नहीं लगना चाहिए है। उतने में चीज़ें तय हो जाएँगी और फिर उसके बाद सामने आ जाएँगे नीतीश कुमार। चलिए, तो पहले रामलला विराजे 22 तारीख को और फिर बिहार की बेचैनी खत्म हो, तब तक चर्चा जारी रहेगी बिहार को लेकर, क्योंकि सर्दी तो है लेकिन गर्मी भी है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।